वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग BA 6 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानना है। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर 1 होता है BA के प्रथम सेमेस्टर में, आपको मतलब कि BA के 6 सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना होता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो बेसिकली रूस, अगर आप लोग जानते होंगे रूस जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से फॉलो करता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पत्ति के साधन जो होते हैं, उन पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। निजी स्वामित्व यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, सार्वजनिक अधिकार होता है हर एक चीज़ों पर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो जो सामाजिक या समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसकी अगर बात की जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो ये एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था मानी जाती है और रसिया जैसे कंट्रीज़ में सारी ये उपलब्ध है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, रही बात समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा डिक्सन महोदय ने कहा कि समाजवाद एक ऐसा आर्थिक संगठन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, यानी कि सभी समाज के लोग उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के पूंजीवादी समाज में क्या होता है, इसके उल्टा होता है, एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी कि स्वामित्व जो होता है निजी होता है, पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सार्वजनिक होता है, पब्लिक का होता है, सब कुछ जो कुछ होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो योजना की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, उनका संकलन, यानी किसका संकलन, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं खास करके उन पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, और उनका संकलन एक सामान्य योजना के अनुसार एक ऐसी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा पूरे समाज के प्रति उत्तरदायी होती हैं। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे समाजीकृत नियोजित उत्पादन के लाभों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, सोशल इकोनॉमी जो होती है, इसकी बात की सोशलिज्म से संबंधित इकोनॉमी जो होती है, ये बेसिकली जो है रूस में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि वहाँ पर सारी चीज़, जैसे कि उत्पादन के साधन है, उत्पत्ति के साधनों का मतलब होगा जैसे सरकारी बसें चलेंगी, स्कूल सरकारी होंगे, ठीक है, जो कंपनियाँ होंगी बड़ी बड़ी वो सरकारी होंगी, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सरकारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब कि उन पर एक प्रकार से सार्वजनिक अधिकार होगा, सभी का अधिकार होगा। ऐसे देश जो कि एक प्रकार से पूरी जनता को एक प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि अमेरिका, वहीं पर देखेंगे तो अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश है, ठीक है। और भारत अपना कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ की अगर बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहयोग होता है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे प्राइवेट बस भी चलते हैं और सरकारी बस भी चलते हैं, यानी कुछ लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो भी बस चलवाते हैं, और जिनके पास पैसा, मतलब कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी एक प्रकार से वो नहीं चलवाते हैं, लेकिन उनके एक प्रकार से लिए सरकार जो होती है बस चलवाती है। यानी सरकारी चीज़ें भी होती हैं, यानी सार्वजनिक चीज़ें, ठीक है, और प्राइवेट चीज़ें भी होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, मतलब दोनों का क्षेत्रों का सहयोग होता है इसमें, और दोनों के क्षेत्रों के कार्य करने की जो सीमाएं होती हैं निर्धारित की जाती हैं। किंतु सीमाओं के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि देश के देश के सभी वर्गों का आर्थिक कल्याण हो सके और देश के अधिक विकास को गति मिल सके, ऐसा ध्यान दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी व्यवस्था में निरूपित किया गया है जिसमें स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर सरकार का परोक्ष नियंत्रण भी रहता है। सीमित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जहां स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार से मिश्रित में अप्रत्यक्ष रूप से जरूर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वो एक प्रकार से
प्रभाव डालती है जो सरकारें होती हैं वो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। भारत कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी भारत की इकोनॉमी कैसी है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी है। चाइना की इकोनॉमी कैसी है? चाइना एक प्रकार से आप देखेंगे तो भी साम्यवादी समाजवादी आधार पर काम करता है, लेकिन वहाँ की अलग विचारधारा है, ठीक है। वो हर एक चीज़ में एक प्रकार से चीज़ें दूसरी तरीके से करता है। बाकी अमेरिका और रूस को देखें, क्योंकि जब एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो देश दो गुटों में बंट गया, एक था अमेरिका और एक था रूस। रूस जो था वो साम्यवादी एक प्रकार से समाजवाद की बात करता है और अमेरिका पूंजीवाद की बात करता था। भारत ने कहा कि भाई मैं तुम दोनों से थोड़ा थोड़ा ले लूँगा, ठीक है, यानी मिश्रित इकोनॉमी। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। योजना आयोग, एक प्रकार से भारत का जो योजना आयोग है उसने परिभाषा दी इसकी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो भागों के रूप में कार्य करते हैं। डॉक्टर A.M. खुसरो कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से परिभाषा इस तरीके से दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दो महत्वपूर्ण रूपों में मिश्रित होती। पहली बात, इसमें क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर सार्वजनिक और निजी दोनों का एक प्रकार से पूंजीगत स्टॉक और रोजगार का मिश्रण इन दोनों का होता है, यानी कि एक तरफ प्राइवेट सेक्टर और दूसरी तरफ सरकारी सेक्टर, दोनों का एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान होता है और दोनों का एक प्रकार से दायरा सीमित होता है और दोनों का एक प्रकार से कार्य भार जो होता है बटा हुआ होता है। दूसरी बात, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों, स्वतंत्र बाजारों और नियंत्रित बाजारों, इन सभी का मिश्रण होता है। तो एक प्रकार से ये होती है एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? देखिए, पूंजीवाद, समाजवाद और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, सोशल इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवाद और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों में अंतर देखें। पहली बात तो ये कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का क्या होता है? प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। जबकि अगर बात की जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो समाजवादी समाज में क्या होता है? वह आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है तथा उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी संस्था, उसका एक प्रकार से स्वामित्व होता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है ये जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी प्रणालियों का मिश्रण होता है, अर्थात उत्पत्ति के साधनों पर निजी यानी प्राइवेट और राज्य दोनों का एक प्रकार से स्वामित्व होता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत की कैसी है? तो इसका मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा उदाहरण है अपना भारत, ठीक है। और समाजवाद का है रूस, सबसे अच्छा उदाहरण। और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण आपका कौन सा है? वो है अमेरिका, ठीक है। क्या है? अमेरिका। अमेरिका है कि भैया अमेरिका? गांव वगैरह में लोग अमेरिका कहते हैं। चलो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय कृषि की समस्याएं लिखें। पहली समस्या यह है भारतीय कृषि की, भूमि पर लगातार कृषि हो रही। भारतीय भूमि पर लगातार कृषि हो रही, इस कारण से क्या हो रहा है भाई? इस कारण से एक प्रकार से उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो भी क्षीण होती है। जब आप खेत को एक प्रकार से विश्राम नहीं देंगे, हमेशा कृषि होती रहेगी, तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अनगिनत वर्षों में हमारे यहाँ पर उसी भूमि पर खेती करी जा रही है। अनगिनत वर्षों से फलता खेती की उर्वरक जो क्षमता है या शक्ति है निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यतया ना तो हेर फेर की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। हेर फेर मतलब होता है कि बदल बदल करके फसलों को बोएंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो उसका भी प्रयोग हम लोग कभी कभी नहीं करते हैं। और इसके अलावा उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए जब हम हेर फेर वाली प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो उसका नहीं करते हैं। हम लोग रासायनिक खादों का ही प्रयोग करते हैं। जैविक खादों का प्रयोग कम करने लगे हैं आजकल। तो इस कारण से हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो क्षीण होती जा रही है, ठीक है, ये बात। दूसरा का एक प्रकार से भारतीय कृषि की समस्या ये है कि कुशल मानव शक्ति का अभाव है। यहाँ पर भारत का सामान्य कृषक जो है निर्धन है यानी गरीब है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा कम है, भाग्यवादी होता है, यानी कि ये एक प्रकार से सोचता है कि भाई जोंधरी बोए दिहन, जोंधरी मानी मक्का बोए दिया। तो एक प्रकार से ये जो गर्मी वाला मक्का होता है भारतीय किसान बहुत कम बोते थे पहले, अब तो बोने लगे हैं। नहीं तो पहले क्या बरखा हवा बोए दो भैया, बरखा हवा मतलब कि पानी बरसे तो वही में हो जाए, सींचे ना पड़े, बहुत बढ़िया, भगवान बरसाए देते तो ज़्यादा ठीक रहा। इस तरीके के भारतीय किसान हैं। इसके अलावा भाई पैसा नहीं है, निर्धन है,
तो उसको लेकर के भी दिक्कतें सामने आती हैं। चूँकि अगर रुपया पैसा ज़्यादा होगा, चूँकि भाई पैसा मिलता ही नहीं खेती में, खेती करने से कोई लाभ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हानि है खेती करने में, ठीक है। अब लोग क्या करते, जिनके पास ज़्यादा खेत है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खेत है, 2 बीघा खेत है, तो क्या करें बेचारे। तो ये स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं हो पाता भारत में। तीसरी जो मिट्टी की समस्या है वो ये है भारतीय कृषि की, कि भूमि पर जनसंख्या का भार बहुत ज़्यादा है। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर कम होती जा रही है, यानी खेत कम होते जा रहे हैं। 1901 ईस्वी में जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति लगभग 2.1 एकड़ थी, यानी कि लगभग 10 बीघे एक व्यक्ति पर पड़ता था, 10 से 11 बीघे एक व्यक्ति पर, ठीक है, 10 से 12 या 11 बीघे एक व्यक्ति पर। 1 एकड़ में कितना होता है? 1 एकड़ में जानते कितना होता है भैया? 1 एकड़ में 5 बीघा होती ज़मीन। 1 बीघे में कितना बिस्सा होता है? 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो जब 5 बीघा को 1 एकड़ कहते हैं और 2 एकड़ मतलब कि लगभग 10-11 बीघे की बात हो रही है। 10-11 बीघे एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति एक प्रकार से 1901 ईस्वी में खेत था, लेकिन क्या हुआ, आज लगभग 0.7 एकड़, यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर देखें तो 0.7 एकड़ ही बच गया है, मतलब इससे भी कम हो गया है। चूँकि आज का डाटा ये नहीं, बहुत पहले का डाटा है ये। आज भी अगर आप देखेंगे तो 0.5, यानी किसी के पास 1 बीघा 1.5 बीघा अगर देखेंगे तो 1.5 बीघा नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम खेत बचे हुए हैं। तो ये भी एक समस्या रही है। आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये सब कृषि की समस्याएं थी। छठा क्वेश्चन से भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं लिखिए। देखिए, पहली विशेषता यह है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो ये विशेषता है पहली व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था की, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ठीक है, नवीन विशेषता में। देश को आज़ादी प्राप्त होने के बाद में भारतीय जनसामान्य की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1950-51 से लेकर के 2004-5 तक लगभग 54 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति, यानी कि जो एक व्यक्ति की आय जो रही है प्रति व्यक्ति, मतलब कि जैसे अगर 100 लोग हैं भारत में, तो 100 लोगों में से अगर मान लेते हैं कि एक साल की कमाई हुई है 10,000 रुपये पूरे भारत की, ठीक है, और 100 लोग रहे हैं, तो इनमें से बांट 200 लोगों में, तो कितना बचेगा? 0,000, यानी कि 100 रुपये एक व्यक्ति को मिलेगा। तो यही 100 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, ठीक है। तो 2004 से 2005 तक 54 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.25% वार्षिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की लगभग 87,586 थी, जो वर्ष 2021-22 में बढ़ करके लगभग 93,973 अनुमानित है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आय में निरंतर वृद्धि होने से भारत जो है विकासशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने का अधिकारी हो चुका है, ठीक है। भारत में 2021-22 के जनगणना मतलब कि जो है गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय वो लगभग 93,973 रुपये है। लेकिन क्या हर व्यक्ति इतना कमाता है? नहीं कमाता है। क्यों नहीं कमाता? क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, कुछ लोगों के पास बहुत कम धन है। इसी कारण से ऐसा ये एक प्रकार से ये चीज़ें जो डाटा है ये इतना ज़्यादा सटीक नहीं बैठता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, दूसरा पॉइंट ये है सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में योजनाओं के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र जो थे यहाँ पर, यानी सरकारी चीज़ें, वो लगभग 5 इकाइयाँ मात्र थीं। इनमें केवल 29 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी। इसकी तुलना में 2004-5 में अगर आप देखेंगे तो जो एक प्रकार से पब्लिक क्षेत्र रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, उसमें लगभग 227 औद्योगिक इकाइयाँ एक प्रकार से अब काम कर रही हैं। लगभग 35,000 मतलब कि 3,57,849 करोड़ की पूंजी का निवेश इसमें अब किया गया है 2004-5 के आसपास, ठीक है। तो लगातार एक प्रकार से वृद्धि ही हुई है। आगे देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन आ चुका है भैया। समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल। चलें, 7वां क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि की भूमिका बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, इसको बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कृषि की भूमिका किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था में। समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की अगर बात की तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में से एक शामिल है। यह देश में भोजन व कच्चे माल को पूर्ति करने वाला क्षेत्रक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या जो थी वो जीविका कमाने के लिए कृषि पर निर्भर थी। उसके अनुसार 1950 और 51 में अगर देखें, राष्ट्रीय उत्पाद या आय में कृषि का अंश काफ़ी अधिक था। लगभग 56.6%
उस समय था। लेकिन योजना अवधियों में उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ क्या हुआ कि कृषि पर निर्भरता, जनसंख्या के परसेंटेज तथा राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के अंश में कमी आई है। और लगभग एक प्रकार से 1960 में आप देखेंगे कृषि गतिविधियों में संलग्न श्रम शक्ति का परसेंटेज जो है 74 था, जो इन वर्षों में धीरे धीरे कम होकर के 2012 में 51% ही रह गया है। 1960 में श्रम शक्ति का उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में अंश क्रमशः 11 और 15% था, परंतु 2012 में यह अंश बढ़कर के 22.4 से लेकर के 26.5% हो गया है। यानी कुल मिलाकर के बढ़ा है उद्योग बढ़े हैं, और इससे कृषि पर जो डिपेंडेंट थे भारतीय किसान, वो एक प्रकार से घटा है। यह देखने में आया है कि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के साथ श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में, उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित होती रही है। उल्लेखनीय है कि 2021-22 में देश के सकल मूल्यवर्धन यानी प्रचलित भावों पर उस उसमें कृषि क्षेत्र में क्या हुआ है, उसके हिस्से में 18.8%, उद्योग क्षेत्र का लगभग 28.2% और सेवा क्षेत्र का 53% अनुमानित है। तो एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से 2021-22 में एक प्रकार से सकल मूल्यों में इन चीज़ों से मिल रहा है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य को समझाइए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य एक प्रकार से कई सारा रहा है। मुख्य उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो इनमें भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तु उपलब्ध करवाना है, ताकि इन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उद्योग स्तर प्राप्त कराने में सहायता दी जा सके। 9वां नंबर क्वेश्चन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कौन कौन से दोष शामिल हैं। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यानी कि जो एक प्रकार सरकारी वितरण प्रणाली होती है जिन पर सरकार का अधिकार होता है, पहला दोष इसका ये होता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं और चावल तक ही सीमित रह गई। दूसरी बात, विभिन्न राज्यों में निर्धन वर्गों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर बात की जाए तो प्रणाली पर निर्भरता में अत्यधिक अंतर है। तीसरी बात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ कुछ एक क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं। तो एक प्रकार से ये जो है दोष हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। गाँव में जो है अर्ध बेरोजगारी की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, अथवा अल्प रोजगार से आपका क्या आशय है, समझाइए। तो चूंकि आर्थिक विकास का आशय कम से कम अल्पकाल में यानी कम समय में अधिक रोजगार नहीं होता, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की बनाने की आवश्यकता आज वर्तमान में है। इसके अलावा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में एक से उपाय लागू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त अंतर पाया जाता है। गांव की दृष्टि से गांव में अलग चीज़ें होती हैं और शहरों में अलग चीज़ें होती हैं, दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। तो इस अंतर को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई नियम कायदा बने तो दोनों को अंतर को ध्यान में रख करके बने। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग बेरोजगारी तो ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई उपाय सुझाए जा सकते हैं। पहली बात, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। दूसरी बात, ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाए, यानी कि बिजली गाँव तक पहुँचाई जाए। तीसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाए। और चौथी बात, ग्रामीण आवास निर्माण यानी कि घर वगैरह दिया जाए, सरकार ये एक प्रकार से काम करे। तो ये चीज़ें हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, पोषणीय कृषि क्या है। पोषणीय कृषि क्या है, अर्थ। देखिए, पोषणीय कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि पद्धति से होता है जिसमें भूमि की उत्पादकता व उपयोगिता बनी रहे और वह वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके, साथ ही पर्यावरणीय अवनयन या ह्रास की स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी इस तरीके से खेती करें कि जो आने वाली पीढ़ी है वह भी उस मृदा का उपयोग करके खेती कर सके, यानी कि आपके बाल बच्चे भी उसमें कुछ जो है उत्पादन कर सकें। इस तरीके की कृषि करना ही एक प्रकार से पोषणीय कृषि या सतत पोषणीय कृषि कहलाती है, ठीक है, जिससे पर्यावरण को भी ज़्यादा हानि ना हो। 12 नंबर क्वेश्चन है, पोषणीय कृषि की आवश्यकता बताएं। पहली आवश्यकता, वर्तमान समय में भूमि पर रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाना या छिड़काव या सामान्य प्रक्रिया हो चुकी है। वर्तमान में नए नए संश्लेषित रसायनों की बाढ़ सी आ गई है।
एक ताज़ा अनुमान के अनुसार अगर देखें तो अब तक लगभग 40 लाख से अधिक रसायन प्राकृतिक पदार्थों से अलग या संश्लेषित किए जा चुके हैं। रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग मिट्टी की को प्रदूषित कर रहा है, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को एक प्रकार से ख़त्म कर रहा है, उस पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार ये पता चला कि भारत में प्रति हेक्टेयर ज़मीन में कीटनाशक दवाओं का लगभग 300 ग्राम जहर एकत्र हो चुका है। यानी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव फसलों पर पड़ता है। कीड़ों पर एक प्रकार से कीड़ों को मारने के लिए हम लोग जहर डालते हैं, वो लोग एक प्रकार से उन्हीं साग सब्जियों में मिल जाता है। कितना भी आप धो लो, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और लोग बीमार भी होते हैं इसी कारण से। दूसरी बात, फसलें रासायनिक पोषक तत्वों का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर पाती हैं और मिट्टी में इनका सांद्रण बढ़ जाता है। वर्षा के द्वारा कुछ भाग बह करके नदियों में पहुंच जाता है तथा कुछ भूमि में रिस करके चला जाता है, जो भी कीटनाशक होते हैं। कीटनाशियों द्वारा भी जल प्रदूषण फैलता है। ये सब्जियों, फलों आदि के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच करके घातक से घातक रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये सब एक प्रकार से जो हैं कहीं ना कहीं पे मनुष्य को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। 13वां क्वेश्चन से श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक की अगर बात किए तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान देने वाले क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सभी व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिससे देश को फायदा होता है, वो व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं। चाहे ये उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बीमारी, चोट, रासायनिक शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण से क्या होता है, अस्थायी रूप से काम ना करने वाले भी श्रमिकों में शामिल हैं। ये सब इन कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक मान सकते हैं। यानी कि जो इनकी सहायता करते हैं वो भी एक श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। यदि हम भारत में कार्य कर रहे हैं सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग दे करके घटा दें तो उसे 100 से गुणा कर दें तो हमें श्रमिक जनसंख्या का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में क्या करेंगे, श्रमिक जनसंख्या का अनुपात आप निकालने के लिए भारत की जो कार्य कर रहे जो लोग हैं, मान लेते हैं भारत में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं 50 लोग जो है भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है। और देश की जनसंख्या मान लेते हैं कितनी है, देश की जनसंख्या मान लेते हैं 1000 है, ठीक है। 1000 देश की जनसंख्या है, 1000 जनसंख्या देश की हो गई, मान लेते 10,000 जनसंख्या 10,000 हो गई, ठीक है। 50 लोग जिनमें से 500 लोग क्या कर रहे हैं, 500 लोग एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, श्रमिक यानी श्रमिकों की संख्या 500 है। भाग दे दें इसको हम किससे, देश की जनसंख्या से भाग दे करके 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो क्या निकलेगा, तो हमें श्रमिक जनसंख्या का अनुपात निकलेगा। आप गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो यानी 5/1 यानी क्या हो जाएगा इसका अनुपात, तो 5:1 का अनुपात निकलेगा, यानी 5 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, क्या ये भी श्रमिक हैं, एक भिखारी, एक चोर, एक तस्कर, एक जुआरी, क्यों? मतलब एक भिखारी, एक चोर, एक तस्कर, एक जुआरी, क्या ये श्रमिक कहे जा सकते हैं? प्रश्न ये पूछा गया है। उपरोक्त में से कोई भी श्रमिक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि किसी का भी अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। वे धन कमा नहीं रहे हैं, जो चोर चुहारी होते हैं, जुआरी, वो धन को प्राप्त कर रहे हैं। धन को कमाना और धन को प्राप्त करना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो धन को प्राप्त कर रहते हैं ये लोग। धन कमाना उसे कहते हैं मेरे भाई, जब धन की प्राप्ति के बदले में आप वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हों, तब उसको आप क्या बोलेंगे, धन प्राप्ति बोलेंगे, मतलब कि उसको आप कमाना बोलेंगे। 16वां प्रश्न है, इन समूह में कौन असंगत प्रतीत होता है? पहला, नाई की दुकान का मालिक। तीसरा, एक मोची। चौथा, मदर डेयरी का कोषपाल या अपने क्षेत्र के दुग्ध सहकारी समिति या ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक। बताएं इन सभी में से कौन असंगत प्रतीत होता है? उत्तर देखिए जो मदर डेयरी या मदर डेयरी कोषपाल है, इसमें से मदर डेयरी का कोषपाल असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि केवल वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। मदर डेयरी एक बड़े पैमाने का उपक्रम है जिसमें लगभग 10 से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। से सभी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। अनौपचारिक मतलब होता है कि वैसे काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा सिस्टमेटिकल वे में सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, एकदम से वो काम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
17 नंबर क्वेश्चन से नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, यानी किस में, सेवा या विनिर्माण में, किस में, तो सेवा में एक प्रकार से जो नए उभरते रोजगार हैं वो सेवा के क्षेत्र में मिल रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत में श्रम बल के क्षेत्रवाद मतलब कि क्षेत्रवार वितरण की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें, यानी कि जो श्रम बल है उसके क्षेत्रवार वितरण के बारे में बताएं। नवीनतम आंकड़ों की अगर बात करें, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हम निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, प्रत्येक 100 में से 40 व्यक्ति कार्यशील हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक 4 व्यक्ति 10 व्यक्तियों के लिए कमा रहे हैं। माना औसतन रूप से एक व्यक्ति 25 व्यक्तियों का लालन पालन कर रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 59.9 यानी लगभग 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लगभग 20.4% द्वितीय क्षेत्र में और लगभग 9.8% सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 6.6% लोग प्राथमिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, 34% लोग द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, 59% लोग सेवा क्षेत्र में जुड़े हैं और महिलाएं लगभग 57% प्राथमिक क्षेत्र में, 17% द्वितीयक और 25% तृतीय क्षेत्र में यानी कि सेवा क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। जबकि पुरुष 40% प्राथमिक क्षेत्र में, 26.7% द्वितीय क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में 25.5% क्षेत्र में संलग्न है। तो ये एक प्रकार से एक नया आंकड़ा जो कि एक प्रकार से उसके वितरण को प्रभावित करता है और श्रम बल के क्षेत्रवार वितरण को एक प्रकार से दिखाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है, क्या आपको लगता है कि 1950 से 2010 के दौरान भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि हुई है? कैसे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1950 से 2010 के दौरान भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि, चूँकि जीडीपी में जैसे वृद्धि हुई ऐसे रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। हम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को रोजगार सृजन की दर से तुलना करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय से सकल घरेलू उत्पाद औसतन 4.5 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है, जबकि रोजगार का सृजन केवल 1.5% की दर से एक प्रकार से प्रतिवर्ष बढ़ा है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में रोजगारहीन समृद्धि हुई है, यानी रोजगार नहीं है भारत में और सारी चीज़ें में, मतलब जीडीपी तो हाई है लेकिन रोजगार नहीं है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, क्या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन आवश्यक है या अनौपचारिक में नहीं? कारण बताएं। हाँ, बिल्कुल सही है, यह आवश्यक है कि हम औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करें, क्योंकि इससे क्या होता है, औपचारिक क्षेत्र कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित करता है। दूसरी बात, यह काम की सुरक्षा और रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करता है। तीसरी बात, यह एक बेहतर गुणवत्ता का कार्य जीवन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा औपचारिक क्षेत्र पर सरकार नियंत्रण रख सकती है और यह अर्थव्यवस्था में अनुशासन और नियम लाता है। औपचारिकता में क्या होता है, एक सिस्टमेटिकल वे में सारा काम होता है, जबकि अनौपचारिक काम अगर आप करेंगे तो एक दिन कमाए, दूसरे दिन हो सकता है काम पर ना बुलाए, तीसरे दिन बुला ले, चौथे दिन ना बुलाए। तो ये अनौपचारिक काम, जैसे आजकल कोचिंग संस्थाओं के जो टीचर होते हैं वो एक प्रकार से पढ़ाते हैं, तो वो एक प्रकार से 300 रुपये घंटा या 200 रुपये घंटा पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 200 रुपये मिले। अगर एक क्लास हो सकता है कल क्लास ना लगे, परसों क्लास ना लगे, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बस काम खत्म, आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप कहीं पर मास्टरी करते हैं, सरकारी नौकरी लग गई, तो आप लगातार कमाते रहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। तो इसीलिए अनौपचारिक क्षेत्र उतना उचित नहीं होता जितना औपचारिक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विक्टर को दिन में केवल 2 घंटे काम मिल पाता है, बाकी सारे समय वह काम की तलाश में रहता है। विक्टर एक व्यक्ति, क्या वह बेरोजगार है? क्या, और अगर है तो क्यों है? विक्टर जैसे लोग क्या काम करते होंगे? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। वर्तमान में दैनिक स्थिति यानी CDS के अनुसार अगर देखें तो यह कार्यरत है क्योंकि वर्तमान दैनिक स्थिति जो है यानी करंट डेली स्टेटस के अनुसार कोई व्यक्ति जो आधे दिन में 1 घंटे का भी काम प्राप्त करने में सक्षम होता है वह नियोजित है। विक्टर जैसे लोग रिक्शा चालक हो सकते हैं, मोची हो सकते हैं, बिजली प्लम्बर हो सकते हैं, जो है मेसन हो सकते हैं, या छोटे मोटे रिपेयर जैसे काम, AC वगैरह बनाना, पंचर बनाना या समोसा बनाना, जो है भजिया तलना, या एक प्रकार से मतलब भजिया बेचना, सब्जी वगैरह बेचना, ठीक है, या एक प्रकार समोसा पकौड़ा बेचना। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब भी थोड़ा बहुत काम है, तो ये सब काम के अंतर्गत रख सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर 1-2 घंटे भी काम अगर आप करते तो वो एक प्रकार से वर्तमान दैनिक स्थिति के अनुसार अगर देखें तो वो एक प्रकार से रोजगार कहा जाएगा। हालांकि ये रोजगार एक व्यवस्थित रोजगार नहीं होगा, ये अनौपचारिक रोजगार के अंतर्गत रख सकते हैं आप, तो ये एक प्रकार से व्यवस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास
कई परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु सार्वभौमिक उद्धृत परिभाषा आयर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ही सबसे पहले सतत विकास की बात करी गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई, उसी को एक प्रकार से बोलते हैं धारणीय विकास या संपोषणीय विकास, तो इसके नाम से भी जाना जाता है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं, आवश्यकता और भावी पीढ़ियां। इस परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। मुख्य रूप से संसाधन विश्व के गरीब वर्ग को भी समान रूप से मिलने चाहिए। भावी पीढ़ियों से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी के द्वारा बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। मतलब कि मान लेते हैं कि हम लोगों के पास कोयला है, अब कोयला का हम इतना उपयोग ना कर लें, कोयले का हम इतना उपयोग ना कर लें कि भाई कोयला इतना प्रयोग कर लें कि कोयला ख़त्म हो जाए, और हमारे जो बाल बच्चे हैं जब वो एक प्रकार से बड़े हों तो उनके लिए कोयला उपलब्ध ही ना हो या डीजल पेट्रोल ख़त्म ही हो जाए। तो इस तरीके से संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए जिससे क्या हो, संसाधनों का एक प्रकार से विवेक संबद्ध दोहन, संसाधनों का उचित दोहन ही एक प्रकार से क्या होता है, संसाधनों का विवेक तर्क संबद्ध दोहन ही एक प्रकार से सतत पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन से भारत में औद्योगिक संघर्ष के कारण बताएं। भारत में औद्योगिक संघर्ष के कई कारण थे, मूलतः दो कारण, पहला है आर्थिक और दूसरा है गैर आर्थिक। आर्थिक कारण में अगर बात करें तो मजदूरी में वृद्धि की मांग, महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग, बोनस की मांग और अन्य आर्थिक सुविधाओं जैसे कि काम करने की दशाओं में सुधार की मांग, एवं जो है ग्रेच्युटी की मांग, प्राइडेंट फंड और दुर्घटना आदि के संबंध में औद्योगिक संघर्ष लगातार होते रहे हैं। और गैर आर्थिक कारणों की अगर बात करें तो इसमें अनुचित श्रमिक नीतियाँ, कार्य के घंटे और अवकाश की मांग, छुट्टी वगैरह, राजनीतिक तथा अन्य कारण जैसे दुर्व्यवहार तमाम प्रकार के इसमें शामिल हैं, जो कि भारत में औद्योगिक संघर्ष के एक प्रकार से कारण में शामिल हैं। चूँकि भारत में उद्योग एक प्रकार से उद्योग करना कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, आगे देखें। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिक संघर्षों के दुष्परिणाम बताएं। तो पहला दुष्परिणाम है औद्योगिक संघर्ष का, श्रमिकों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, उद्योगपतियों को भी हानि होती है, उपभोक्ताओं को भी इससे हानि होती है, उत्पादन में कमी आती है, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से जनता के लिए स्थिति कष्टदायक हो जाती है। तो इस तरीके से औद्योगिक संघर्षों के दुष्परिणाम ये सब ये सब औद्योगिक दुष्परिणाम निकल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन से, श्रम संघों से क्या उद्देश्य है। जो श्रमिक संघ होते हैं वो क्या होते हैं। श्रम संघ जो होते हैं उनके कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है श्रमिकों का मिल मालिकों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न करना, यानी श्रमिक और मिल मालिक के बीच में एक प्रकार से तालमेल करने का काम ये संघ लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्रमिकों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करना। तीसरी बात, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और काम करने की दिशाओं में सुधार करना और श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि करना। इस तरीके से, और फंड वगैरह बढ़ाना, बोनस वगैरह की बात करना, छुट्टी वगैरह दिलवाने की बात करना, ये सब एक प्रकार से जो श्रमिक संघ होते हैं उसके लीडर करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, श्रम संघ का आशय बताएं। श्रम संघ से आशय होता है श्रमिकों के ऐसे ऐच्छिक संगठन से जो नियोक्ता से श्रमिकों की कार्य करने की दशाओं में सुधार करने का प्रयत्न करवाता है और श्रमिकों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत करवाता है। श्रमिकों में एकता, सहकारिता की भावनाओं का संचार करता है। श्रमिकों को संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में अगर देखी होंगी, बॉलीवुड की मूवीज़ में, तो अनिल कपूर साहब के अधिकतर मूवी में अनिल कपूर क्या होते हैं, अनिल कपूर, मिथुन, ये सब एक प्रकार श्रमिक संघ के अध्यक्ष ही होते हैं। ठीक है, जो जाकर के एक प्रकार से मिल मालिक से लड़ते हैं। ये श्रमिक संगठन और मिल मालिक के बीच का जो लड़ाई है, झगड़ा है, ये कार्ल मार्क्स के काल से ही चला आ रहा है। कार्ल मार्क्स चूँकि वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं, तो यही विचारधारा एक प्रकार से उन्होंने दी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन से, श्रम संघ आंदोलन। श्रम संघ आंदोलन के विकास के लिए क्या सुझाव दीजिए, मतलब दे सकते हैं आप। तो देखिए, पहला सुझाव ये आप दे सकते हैं कि एक उद्योग के लिए एक श्रमिक संघ बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, श्रम संघों का नेतृत्व मजदूर का ही कोई व्यक्ति हो जो कि एक प्रकार से टैलेंटेड हो, उसको देना चाहिए। तीसरी बात, श्रम संघों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी वो करे। इसके अलावा सरकार श्रम संघों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नवीन अधिनियम पारित करे। तो ये कई विकास के लिए, श्रम संघों के विकास के लिए, श्रम संघ आंदोलन के विकास के लिए ये काम किए जा सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से, औद्योगिक संबंध से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक संबंध से आशय, औद्योगिक संबंध से आशय प्रबंध और श्रमिकों के मध्य व्यक्तिगत संबंध, प्रबंध और श्रम संघों के मध्य संबंध तथा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग के मध्य संबंध से होता है।
औद्योगिक संबंध में टोड और जो है मेटकाफ महोदय ने कहा, मेटकाफ और टोड महोदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंध नियोक्ताओं यानी जिसने उसकी नियुक्ति करी है वो, और जो एक प्रकार से जो नियोक्ता है और जो कर्मचारी उनकी पारस्परिक भावनाओं और दृष्टिकोणों का परिणाम है, जिसे ये लोग न्यूनतम मानवीय प्रयास एवं मतभेद के द्वारा तथा सहयोग की तीव्र भावना सहित संगठन के सभी सदस्यों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उपक्रमों के कार्य के नियोजन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और समन्वय के लिए अपनाते हैं। तो वो होता है एक प्रकार से आपका क्या भाई, वो होता है आपका, वो क्या होता है, औद्योगिक संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। औद्योगिक संघर्ष से क्या आशय है? तो औद्योगिक संघर्ष से आशय, औद्योगिक संघर्ष से आशय उद्योगों में उत्पन्न होने वाले जो मतभेद होते हैं उनसे होता है। धीरे धीरे बढ़ करके ये मतभेद औद्योगिक संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, औद्योगिक शक्ति समाप्त होने लगती है, खतरा बढ़ने लगता है। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई, कहा गया कि नियोजन और नियोजक के बीच में, नियोजक और श्रमिकों के बीच में तथा श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में नियोजन की शर्तों, काम करने की दशाओं और बेरोजगारों से संबंधित किसी भी विवाद अथवा मतभेद को औद्योगिक संघर्ष कहा जा सकता है। तो यह औद्योगिक संघर्ष किसी के बीच में हो सकता है, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में ही, श्रमिक और नियोक्ता के बीच में, श्रमिक और मजदूर संघ के लीडर के बीच में, सभी के बीच में हो सकता है। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, श्रम संघ आंदोलन के विकास में 2 बाधाएं क्या आ रही हैं? देखिए, पहली बात है वित्तीय साधनों का अभाव है। श्रम संघों की सदस्यता सीमित होने तथा मजदूरी की दरें निम्न होने के कारण से इनके वित्तीय साधन सीमित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनका संगठनात्मक कार्य विकसित नहीं हो पाता है और ये अपने सदस्यों को उचित सुविधाएं देने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं। श्रम संघ आंदोलन के विकास में पहली बाधा ये है। दूसरी बाधा श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति, यानी कि वो एक प्रकार से दूसरे देशों से आते, दूसरे इलाकों से आते, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यानी श्रमिक कुछ समय काम करने के बाद में गाँव चले जाते हैं और गाँव में उन्हें कोई कार्य नहीं मिलता है, तो पुनः लौट करके मजदूरी करने के लिए शहरों में वापस आते हैं और यह श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति एक प्रकार से कहलाती है। यानी कभी अपने गांव में रहेंगे, कभी एक प्रकार से काम करने के लिए आएंगे। इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इस कारण से क्या होता है कि वो एक प्रकार से ये भी बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रवृत्ति के कारण से श्रम संघों के सक्रिय तथा वफादार सदस्य कोई नहीं बन पाते और इस तरीके से ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। अगला प्रश्न 31 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या आशय है? सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में सामाजिक उपक्रम के लिए, सार्वजनिक उपक्रम के लिए किया जाता है। अतः इन शब्दों को हम एक ही अर्थ के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का आधारभूत अंतर यही है कि इनमें से पहले पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी कि सामाजिक क्षेत्रों पर, और जो इस क्षेत्र के उद्यमों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि जो निजी क्षेत्र होता है उसके उद्यमों पर लोगों का अर्थात व्यक्ति विशेष का निजी स्वामित्व रहता है। जैसे मान लेते हैं जो है बीएसएनएल है, बीएसएनएल पर सार्वजनिक अधिकार है, चूँकि बीएसएनएल सरकारी संस्था है। जबकि अगर बात करें किसकी भाई, जबकि अगर बात करें हम वोडाफोन की या एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, तो जियो किसके अंडर में है? जियो का सिम जो होता है वो मुकेश अंबानी की संस्था है, तो मुकेश अंबानी एक प्रकार से निजी स्वामित्व है उन पर। ठीक है, यानी कि वो निजी चीज़ें हैं, निजी क्षेत्र है, जबकि एक प्रकार से जो सरकारी चीज़ें होती हैं वो एक प्रकार से सार्वजनिक कहलाती हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पर सरकार के अंशतः स्वामित्व और निजी क्षेत्र के अंशतः स्वामित्व को संयुक्त उद्यम भी कहते हैं। ऐसे मामलों में उद्यम को सार्वजनिक उद्यम कहने का कारण यह भी है कि उस पर सार्वजनिक स्वामित्व का अंश अधिक होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों मिल करके काम करते हैं, ठीक है, तो उस पर सरकारी ज़्यादा महत्व होता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कई अंतर होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर की अगर बात करें तो उसके कार्यकलाप के बीच में विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। फिर भी उद्देश्य और विशेषता के आधार पर इन दोनों में काफ़ी अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला अंतर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर सरकार का स्वामित्व होता है और निजी क्षेत्र के उद्यमों पर निजी सहयोगियों के हाथ में एक सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा अंतर है सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना निजी उपक्रमों की तरह मात्र लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि इनका विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है सार्वजनिक उपक्रमों का। यानी सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं इनका सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य होता है, जबकि जो निजी उपक्रम होते हैं वो मात्र और मात्र लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए खोले जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन से औद्योगिक श्रम से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक श्रम से
अर्थ उन सभी श्रमिकों से है जो उद्यमों मतलब उद्योगों में श्रमिक, मजदूर, क्लर्क और वेतनभोगी कर्मचारी आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत में औद्योगिक श्रम का अर्थ सीमित रूप से लगाया जाता है, अर्थात केवल उन्हीं श्रमिकों को औद्योगिक श्रम में शामिल किया जाता है जो संगठित कारखानों में काम कर रहे हैं और जिन पर फैक्ट्री अधिनियम लागू होता है वही एक प्रकार से औद्योगिक श्रम के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है महोदय, प्रश्न है भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय औद्योगिक श्रम में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है निरक्षरता, यानी पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरी बात अस्थायी प्रकृति होती है इनकी। श्रमिक अनुपस्थिति। तीसरा एकता का अभाव होता है इनमें। निम्न उत्पादकता होती है, कम काम करने वाले होते हैं। रहन सहन का निम्न स्तर भी इनके होता है। 35 नंबर क्वेश्चन से श्रमिकों की उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। श्रमिकों की उत्पादकता से अर्थ होता है समान परिस्थितियों में किसी कार्य को अधिक मात्रा में करने से लगाया जाता है, वो होती है श्रमिकों की उत्पादकता, यानी कितना एक प्रकार से उत्पादन श्रमिक कर सकते हैं। तो समान परिस्थितियों में किसी कार्य को अधिक मात्रा में करने से लगाया जाता है श्रमिक उत्पादकता का तात्पर्य। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मजदूरी व मजदूरी नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी के निर्धारण के लिए नियम जो है जिसके अंतर्गत श्रम मंत्रालय समय समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करता रहता है। इसके अतिरिक्त अनेक कानून हैं जो मजदूरी को नियमित करते हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, बोनस अधिनियम, 1965 का कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कि भाई कितना रुपया कम से कम व्यक्ति को देना चाहिए काम करने के लिए। 1948 में आया था समान पारिवारिक अधिनियम और 1976 में भी एक अधिनियम आया था। तो ये सभी अधिनियम एक प्रकार से आए जो कि मजदूरी नियंत्रित या मजदूरी को लेकर के थे, जो मजदूरी एक प्रकार से बताते कि भाई कितना काम के लिए कितना पैसा देना चाहिए, ठीक है, या मिलना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन से सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। सामाजिक सुरक्षा एक अत्यंत व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज के द्वारा अपने सदस्यों को संभावित मुसीबतों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने से, ठीक है, लिया जाता है। साधारणतः जीवन में मनुष्य को भूख लगती है, बेरोजगारी आदि विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनको दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वे सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर G.H. कोल कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि समाज की जो प्रतिनिधि सरकार होती है अपने समस्त नागरिकों के लिए एक निम्नतम स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। भारत में सामाजिक सुरक्षा की परम आवश्यकता है। इसके कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है कि श्रमिकों की शोचनीय दशा है भारत में, तो ये एक प्रकार से आवश्यकता का उल्लेख है। भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, श्रमिकों की शोचनीय दशा, पहली बात। दूसरी संयुक्त परिवार प्रणाली का खंडन। तीसरी बात समाजवादी समाज की स्थापना। और चौथी उद्योगपतियों का दृष्टिकोण। ये सभी एक प्रकार से कारण हैं भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है भारत में सामाजिक सुरक्षा के संबंधी उपाय बताएं। तो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसा पहला है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 वाला लागू है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आया 1948 में। मातृत्व लाभ अधिनियम आया 1961 में। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम आया 1952 में। ये सब एक प्रकार से श्रमिकों के लिए ही बनाए गए कानून है सरकार के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है भारत में ग्रामीण आवास की प्रमुख योजनाएं बताएं। भारत में ग्रामीण आवास की प्रमुख योजनाएं निम्न है। पहली है इंदिरा आवास योजना, और दूसरी है ग्रामीण निर्माण केंद्र, और तीसरी है समग्र आवास योजना। तो ये एक प्रकार से 3 योजनाएं हैं जो कि भारत में ग्रामीण लोगों के आवास के लिए एक प्रकार से निर्धारित की गई हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है। मानव समाज के लिए आर्थिक नियोजन का विचार नया नहीं है, वह सदैव से ही मनुष्य के विवेकपूर्ण व्यवहार का आधार रहा है। आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन का आर्थिक नियोजन का युग आधुनिक युग कहलाता है। आज जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में आप देखेंगे, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक दिशा में नियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नियोजन माने होता है प्लानिंग, आयोजन करना। आज विश्व की अर्थव्यवस्था की धमनियों में अर्थ नहीं बल्कि नियोजन प्रवाहित हो रहा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी सर्वतोमुखी सफलता के लिए विभिन्न चरणों में योजनाबद्ध कार्यक्रम अपनाता है, ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक नियोजन को अपनाता है। आर्थिक नियोजन से क्या होता है, एक सिस्टमेटिकल वे में एक ब्यौरा, एक नियम कायदे के बना करके चलना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, प्रश्न है 42 नंबर, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न है, अरे यार, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, आर्थिक नियोजन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? आर्थिक नियोजन में एक प्रक्रिया है जिसमें, मतलब आर्थिक नियोजन भी एक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला चरण है कि अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याओं की सूची तैयार करना, पहला चरण। दूसरा चरण होता है प्राथमिकता के आधार पर सूची का पुनः क्रम तैयार करना, ठीक है। और सर्वोच्च विचारणीय विषय जिसका तुरंत समाधान आवश्यक है उसे प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए, तथा इसी प्रकार से अगला चरण उन समस्याओं को पहचानना है जिनको तुरंत अल्पकाल में हल करना होता है, अन्य समस्याएं जिनका समाधान दीर्घकाल में करना है। तो ऐसे ही एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के नियोजन में कई चरण होते हैं, जिन चरणों को एक प्रकार से अपना करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को निश्चित करना। लक्ष्य कोई एक विशेष समय अवधि का हो सकता है जिसमें समस्या को हल करना। यदि समस्या का समाधान दीर्घकाल में करना है, लंबे समय में करना है, तो यह स्पष्ट कर देना कि भाई प्रथम वर्ष में कितनी समस्या हल की जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं 1 वर्ष अथवा 6 महीने में, और इसी तरीके से द्वितीय लक्ष्य कोई एक मात्र हो सकती है जिसमें प्राप्त करना होता है, जैसे उत्पादन सरकार की मात्रा में लक्ष्य निश्चित कर सकती है। कुल मिलाकर के नियोजन ये बताता है कि भाई 1 साल में कितना क्या होगा, 2 साल में कितना कैसे होगा, 3 साल में, 6 महीने में, सारा एक ब्यौरा, एक नियोजन, एक आयोजन कर लेना, प्लानिंग तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही एक प्रकार से जो है आर्थिक नियोजन होता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर प्रश्न है भैया, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन की परिभाषा। आर्थिक नियोजन के अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं, अतः इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन काम है। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले विद्वान है प्रोफेसर हैरिस। प्रोफेसर हैरिस कहते हैं कि नियोजन से अभिप्राय आय तथा मूल्य के संदर्भ में नियोजन अधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए साधनों का आवंटन जो होता है वही होता है। प्रोफेसर एल लार्बिन कहते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक ऐसी योजना होती है जिसमें समस्त व्यक्तिगत तथा स्वतंत्र उद्योगों व उपक्रमों तथा औद्योगिक संस्थाओं को एक समन्वित एवं एकीकृत इकाई के रूप में संचालित किया जाता है, तथा जिसका व्यवस्था यानी उद्देश्य अवधि में उपलब्ध साधनों के माध्यम के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से आर्थिक नियोजन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य की बात की है तो आर्थिक नियोजन के कई उद्देश्य हैं। पहली बात तो ये पूर्ण रोजगार की बात करता है। नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना, मतलब समस्त स्वास्थ्य और कार्य करने के इच्छुक लोगों को रोजगार देना, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि स्वस्थ हैं, काम करने के योग्य हैं, उनको काम देना, ये एक प्रकार से आर्थिक नियोजन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि करना। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए का अभिप्राय ये है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में प्रत्येक वर्ष लक्षित दर के अनुसार वृद्धि हो। वास्तविक राष्ट्रीय आय एक दिए गए वर्ष की कीमतों पर अथवा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की औसत आय होती है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार के तथा पूरे समाज के उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वास्तविक अर्थों में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय दोनों बढ़नी चाहिए, दोनों बढ़नी चाहिए, क्योंकि आय क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आय जो होती है वो क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आय में वृद्धि जो होती है लोगों और देश की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे, जब उनके पास पैसा होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही विभिन्न कारणों जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति, खाद्यान्न का अभाव आदि समस्याओं व कठिनाइयों को हल करने के लिए महसूस किया जाने लगा कि देश का विकास नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था की स्थापना की जानी चाहिए।
तो 1948 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक कार्यक्रम समिति ने एक केंद्रीय योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। जनवरी 1950 में शासक दल की कार्यकारिणी समिति ने इस सुझाव को तुरंत कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की विधिवत स्थापना कर दी गई। और योजना आयोग जो है प्रत्येक 5 साल पर एक प्रकार से काम करता रहा। योजना आयोग को एक प्रकार से 2014-2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, ये बात आप इसके योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन पर प्रकाश डालिए। भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए पंचवर्षीय नियोजन पद्धति को अपनाया है, यानी कि हर 5 साल पे एक पद्धति और एक लक्ष्य रख करके पंचवर्षीय योजनाएं आती रही हैं भारत में। इन समस्याओं में बड़ी संख्या में गरीबी और असमानता, कृषि में निम्न उत्पादकता, खाद्यान्नों में कमी, औद्योगिक तथा आधारित संरचना के विकास की कमी आदि शामिल है, क्योंकि इसका दीर्घकालीन हल किया जाना है। और भारत सरकार ने 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को अपनाया। दिए हुए संसाधनों तथा संसाधनों का प्रबंध करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए उनकी सूची बनाने का विचार किया गया था। फिर क्या हुआ कि इसका 5 वर्षों के बाद पुनरावलोकन करना तथा अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में उसके बाद तदनुसार त्रुटियों में सुधार करना कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारा जाए। ठीक है, और अगली पंचवर्षीय योजना में एक प्रकार से और अच्छे तरीके से नियोजन किया जाए। भारतीय नियोजन के कुछ शिल्पकारों में खास करके जवाहरलाल नेहरू, PC महालनोबिस, BR गाडगिल, BKRB राव, ये सब सम्मिलित हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी थी और उसके पहले अध्यक्ष भी वही बने थे। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निजीकरण का क्या अर्थ है? निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है भैया? निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि हर एक चीज़ जो उत्पादन के साधन है उस पर निजी स्वामित्व बढ़ता है अगर, तो वही प्रकार से निजीकरण होता है। जैसे कि भारत में कुछ लोगों ने एक समय कहा कि भाई रेलवे बेच दिया, वो बेच दिया, दुनिया भर का जो बेच रहे थे मोदी जी, लोगों ने बताया नहीं कि भाई ये रेलवे बिक गई, ये बिक गया, वो बिक गया, तो इसी को प्राइवेट मतलब इसी को निजीकरण कहते हैं। ठीक है, ये यानी कि जब सारी चीज़ें उत्पादन के साधनों पर किसका हाथ हो जाए, उत्पादन के साधनों पर किसका हाथ हो जाए भैया? किसी निजी स्वामित्व हो जाए, किसी प्राइवेट संस्था का एक प्रकार से स्वामित्व हो जाए, तो वही निजीकरण जो है उदारीकरण का ही एक रूप है। स्वतंत्रता के बाद में समाजवादी विचारधारा के कारण क्या हुआ? सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक सापेक्षिक महत्व दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कालांतर में क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का संचालन निराशाजनक रहा। देश में इन्हें सफ़ेद हाथी कहा जाने लगा। अधिकांश इकाइयाँ भारी घाटे में आ गईं और देश के बजटीय संस्थाओं मतलब कि संसाधनों पर, जिनमें से इन घाटों की क्षतिपूर्ति की जाती रही है, भारी बोझ आ गया। 1951 से क्या हुआ कि देश में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण के साथ साथ निजीकरण की नीति को भी एक प्रकार से एक पूरक नीति के रूप में अपनाया गया। पहले भारत देश समाजवादी विचारधारा पर ही चल रहा था, लेकिन जब हुआ घाटा लगा तो इसमें क्या हुआ, फिर निजीकरण की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। निजीकरण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, मतलब होती हैं? पहली विशेषता, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के समान ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर निजी क्षेत्र को संपूर्ण पूरक क्षेत्र बनाया जाए। दूसरी बात, अक्षम और असफल सार्वजनिक उपक्रमों निगमों को प्रतियोगी, लाभदायक, सक्षम और कुशल बनाने के हेतु लिए इन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों का प्रबंध की भागीदारी या प्रतियोगिता स्थापित करी जाए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी जो उत्पादन के साधन है, उत्पत्ति के साधन है, उनमें भाग ले सकें। इसके अलावा देश में निजी पूंजी निर्माण, निजी पूंजी निवेश, निजी बचत क्षमता आदि को प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्रीय हित को ऐसे क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश, भागीदारी, सहयोग, इन सभी को प्रोत्साहित और प्रेरित करना, ताकि देश का आर्थिक विकास सतत गतिशील रहे। ताकि जब पूंजीपति लोग देश के साथ होंगे, सरकार के साथ होंगे, तो सरकार अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। ठीक है, तो वही पूंजीपतियों का साथ मिलता है तो एक प्रकार से देश और आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? 1991 ईस्वी में क्या हुआ? आर्थिक सुधारों का एक दूरगामी लक्ष्य है उदारीकरण और निजीकरण। इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था का रूप दे करके इसे विश्व अर्थव्यवस्था का और विश्व बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। वास्तव में वैश्वीकरण का अर्थ होता है भारतीय उद्योग विदेशी बाजारों के महत्वपूर्ण भागीदार बने और विदेशी उद्योगों की वस्तुएं भारतीय बाजारों में बेरोक टोक आ सकें और यहां से वस्तुएं जा भी सकें।
अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि किसी भी देश को अगर आप मतलब आगे बढ़ना है तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना ही होगा। अगर वो केवल अपने ही अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, विश्व से कोई संपर्क नहीं रखती है, तो एक प्रकार से वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई भी देश अब अकेले स्वयं के दम पर विकास नहीं कर सकता, उसको दूसरे देशों पर निर्भर जरूर होना पड़ेगा किसी न किसी मामले में। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, वैश्वीकरण की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रयास किया गया कि विदेशी व्यापार में वस्तुओं और पूंजी के आयात के बहुत से प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। दूसरी बात, चालू खाते में भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भी इस दिशा में एक प्रयास है। तीसरी बात, घरेलू उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी विकसित करने, इसके लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने या इसे मतलब इस हेतु संयुक्त उपक्रम की अनुमति के साथ साथ कानूनी और अन्य एक प्रकार से मतलब अन्य चीज़ों की सुविधा सहयोग देने की नीति अपनाई गई है। इससे घरेलू विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकेंगे लोग। भारत विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को स्वीकार करके, इसकी नई व्यवस्थाओं को स्वीकार करके विश्व व्यापार के लाभों का लाभ उठाएगा। कुल मिलाकर के जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, इसकी सदस्यता भारत ग्रहण कर चुका है। तो इसके कारण से अब भारत जो है एक प्रकार से विश्व में व्यापार करने के लिए एक प्रकार से स्वतंत्र है। 51 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति पर 2 बिंदु लिखें। ऊर्जा नीति 2003 में आई थी। विद्युत क्षेत्र में यानी कि बिजली के क्षेत्र में क्या हुआ है, बिजली के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बिजली के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2003 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिससे राज्य सरकारें उसका अनुसरण कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यद्यपि इन अधिनियम से पूर्व 1998 में ही निजी क्षेत्र के निवेश संबंधी निर्णय लिया जा चुका था, फिर भी प्रदेश में 2003 ईस्वी में नई ऊर्जा नीति की घोषणा की गई और जिससे क्या हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश और प्रोत्साहित करने की बात कही गई। दूसरी बात, शहरी क्षेत्रों में वितरण व कलेक्शन हेतु फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2009 में शुरू किया गया और 2010 में अप्रैल में सर्वप्रथम आगरा के विद्युत वितरण व कलेक्शन की जिम्मेदारी मुंबई के टोरंटो पावर कंपनी को दे दी गई। अभी अन्य शहरों में लागू किया जाना है इसको, ठीक है। आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब अगला पॉइंट ये है कि राज्य में विद्युत की मांग प्रत्येक वर्ष जो है लगातार लगभग 10% की दर से बढ़ रही है। मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता की कमी के कारण से कटौती की जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल विद्युत उत्पादन का वर्णन कीजिए। जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है 14 जनवरी 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। इस निगम के अंतर्गत भारत में कुल 526.1 मेगावाट की अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता है, जिसमें लगभग 501 मेगावाट विद्युत का उत्पादन 4 बृहद केंद्रों और शेष का उत्पादन कई लघु छोटे छोटे केंद्र जो हैं उनसे होता रहा है। निगम के उत्पादन केंद्र इस प्रकार हैं कुछ, जैसे कि रिहंद जल विद्युत परियोजना। रिहंद जल विद्युत परियोजना की अगर बात की तो इस परियोजना में प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसमें लगभग 50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं। दूसरा है ओबरा जल विद्युत केंद्र। रिहंद बांध से ही लगभग 25 किलोमीटर उत्तर दिशा उत्तर प्रदेश में जो है 25 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ओबरा यानी सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी घाटी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है, जिसे ओबरा बांध के नाम से जाना जाता है। इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 99 मेगावाट है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, तो विद्युत को लेकर के ये है। इसके अलावा 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। 53 नंबर क्वेश्चन से विद्युत केंद्र संसाधन का सार्वजनिक क्षेत्र में वर्णन कीजिए। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी यानी गंगा एवं भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी यानी उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी बांध, इसका निर्माण किया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व केंद्र की इस संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण लगभग 1000 मेगावाट 2006 में चालू हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से का लगभग 406 मेगावाट बिजली मिल रही है और बाकी उत्तराखंड ले रहा है। इसके अलावा अगला है मेजा ताप विद्युत परियोजना। 1320 मेगावाट की यह परियोजना इलाहाबाद के मेजा तहसील में कोहड़ार नामक स्थान पर भारत सरकार के NTPC और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त परियोजना के रूप में बनाई जा रही है। तो ये है मेजा ताप विद्युत परियोजना जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत की हुई है।
इसके अलावा अगला है घाटमपुर, यानी जिसको रमाबाई नगर में है घाटमपुर। तो घाटमपुर जो है ये इसमें लगभग 1980 मेगावाट की राज्य सरकार व निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है, जो कि एक प्रकार से विद्युत उत्पादन करती है। इससे एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है विद्युत संसाधन का निजी क्षेत्र में क्या विकास है, बताएं। प्रदेश में निजी क्षेत्र के लिए कई कंपनियां प्रोजेक्ट निर्माणाधीन यानी समझौताधीन है। पहली बात तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। श्रीनगर यानी पौड़ी उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए निर्माणाधीन 330 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना उत्पादन 2011 में शुरू की होने की संभावना थी इसकी, मतलब। और इसके अलावा मेगा ताप विद्युत परियोजना, ये सब मतलब कि ये प्राइवेट चीज़ें हैं, मतलब प्राइवेट जो है संस्थाओं का भी योगदान इसमें रहा है। 600 मेगावाट की कोयले आधारित इस परियोजना की स्थापना शाहजहांपुर में की गई है, मेगा ताप विद्युत परियोजना की। यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया था। आदित्य बिरला ग्रुप की थी, यानी बिरला कंपनी की थी। अब इसको किसने, मेगा ताप विद्युत परियोजना को किसने ले लिया है? रिलायंस ग्रुप, यानी कि जो अंबानीज का परिवार है उसने। इस परियोजना के लगभग 300 मेगावाट के प्रथम चरण में से दिसंबर 2009 में लगभग 300 मेगावाट के द्वितीय यूनिट से मई 2010 में उत्पादन शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के ये सब परियोजनाएं जो हैं वो एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना और मेजा ताप विद्युत परियोजना ये एक प्रकार से निजी क्षेत्रों के सहयोग से चलाई जा रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 55 नंबर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तधारी या स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इस संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी, जिसके अधीन जनपदीय स्तर पर लगभग 55 जिलों में परियोजना क्रियान्वयन हेतु नेड़ा के कार्यालय खोले गए हैं। नेड़ा में इस संस्थान के द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर पावर पेसिंग, सोलर फोटो जो है बेल्टाइप पंप और ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास और प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में एक प्रकार से जो संगठन बनाया गया उसके द्वारा किया जा रहा है। सोलर सिटी कार्यक्रम जो रहा है ये वित्तीय वर्ष 2008-9 में केंद्र सरकार ने आगरा और मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी थी। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से काम जो हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में शामिल हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सड़क परिवहन का वर्णन कीजिए। तो मार्ग विकास नीति 1998 में वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी इस नीति के अनुसार प्रदेश के लगभग 1000 से अधिक आबादी वाले 19,814 गाँवों को सन 2005 तक तथा 1000 से कम आबादी वाले 34,414 गाँवों को सन 2010 व शेष सभी गाँवों को 2021 तक सर्वरित मतलब कि सभी को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को अपनाए जाने की आवश्यकता समझते हुए 1998 के मार्ग विकास नीति में थोड़ा परिवर्तन करते हुए 2010 में मार्ग विकास नीति 2010 प्रस्तावित किया गया और इसमें एक प्रकार से रोड बनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया गया। वर्तमान सरकार भी एक प्रकार से रोड को एक प्रकार से लेकर के सजग थी और बड़ा काम किया है एक प्रकार से मोदी जी ने सड़क को लेकर के। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा सड़कें बनी हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन से कृषि समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने कृषि समस्याओं के समाधान और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, जहां उनकी चर्चा संक्षेप में की जा रही है। पहला काम ये हुआ कि राष्ट्रीय बीज निगम और फार्मों की स्थापना करी गई। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत सरकार ने उन्नत बीजों को उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य बड़े बड़े फर्मों की कंपनियों की स्थापना की है। ये अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो काम किया गया वो किया गया सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु अनेक लघु मध्यम और बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गईं। ठीक है, इसमें भाखड़ा नागल बांध जैसी योजनाएं भी सम्मिलित हैं, जो कि एक प्रकार से और तमाम प्रकार की नहरें निकाली गई जिससे सिंचाई लोग करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है निम्न कृषि उत्पादकता का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो कृषि की निम्न उत्पादकता का हमारे आर्थिक विकास पर बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ता है। पहला, यह कहना अनुचित ना होगा कि हमारे आर्थिक विकास का रथ निम्न उत्पादकता के दलदल में फंस गया है। निम्न उत्पादकता के कारण ही 26% से अधिक जनसंख्या आज भी एक प्रकार से दरिद्रता रेखा यानी कि गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही भारत की। उसे भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। उद्योगों का पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिलता है। देश में रुई और जूट जैसे कच्चे माल की भी कमी एक प्रकार से देखी गई है। तो निम्न कृषि उत्पादकता अर्थव्यवस्था पर इस तरीके की प्रभाव डालती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के 2 कारण बताएं। तो पहला कारण ये है कि भूमि पर जनसंख्या का भार ज़्यादा है। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर कम होती जा रही है। 1901 में जहां कृषि योग्य भूमि उपलब्ध प्रति व्यक्ति लगभग 2.1 एकड़ थी, वहीं आज 0.2 हेक्टेयर से भी कम रह गई है। यानी एक प्रकार से बहुत कम भूमि लोगों के पास रह गई है। एक बीघा नहीं पड़ रहा है लोगों को अब। ठीक है। दूसरी बात, कुशल मानव शक्ति का भी अभाव है भारत में। भारत का सामान्य कृषक निर्धन है, अशिक्षित है, भाग्यवादी होता है, भाग के सहारे बैठा रहता है। वह स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता। ठीक है। क्योंकि क्या एक कहावत भी इसीलिए चली कि भाई अब पछताने होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आलसी भी होते हैं भारतीय किसान। आलसी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं दिखती खेती में। तो प्रॉफिट जब नहीं दिखती तो लोग एक प्रकार से आलसी ऑटोमेटिक हो जाना। 60 नंबर क्वेश्चन से, निम्न उत्पादकता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या सुझाव दिए। देखिए, स्वामित्व जोत के साथ साथ कार्यात्मक जोत की सीमा का भी निर्धारण किया जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कृषि विकास के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात, श्रम आधिक्य वाले क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि में मशीनों के प्रयोग पर उचित नियंत्रण लगाना चाहिए। चौथी बात, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में जोत के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए और उस क्षेत्र में अधिकतम रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। ये एक प्रकार से ये सब क्या है, ये एक प्रकार से निम्न उत्पादकता को दूर करने के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सारे उपाय किए थे। 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भूमि संसाधन क्या है। भूमि संसाधन से आशय यह है कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विभिन्न उपयोगों में किस प्रकार वर्गीकृत है, अर्थात कुल भूमि के कितने % भाग पर कृषि की जाती है, वही है भूमि संसाधन। कितने % भाग पर वन है, कितने % भाग पर सड़कें हैं, उद्योग कितने पर है और कितने पर इमारतें बनी हुई हैं, यही सब मिला करके भूमि संसाधन होता है। क्योंकि भूमि संसाधनों पर मात्र कृषि नहीं करते आप, उस पर घर वगैरह भी होता है और उस पर तमाम प्रकार की सड़कें और उद्योग भी स्थापित होते हैं। सब भूमि संसाधन ही है। भूमि एक प्रकार से बहुत कुछ देती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वन्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तरांचल यानी अब उत्तराखंड जो है, उसके गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जो था, यानी कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उससे पहले 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 33,994 वर्ग किलोमीटर अर्थात लगभग 11.54% भाग वन आच्छादित था, यानी कि जिस पर जंगल था लगभग 11.5% भाग पर। अब लगभग 23,243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 10,751 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र ही बचा हुआ है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46% भूभाग पर ही वनाच्छादित है, यानी कि लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5% जो है वो जंगल है भूमि पर, बाकी सभी भूमि पर अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रदेश की मिट्टी का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी अधिकांशतः गहरी भूरी और कहीं पर चिकनी मिट्टी आपको मिलेगी, कहीं कहीं पर उसमें बालू भी मिलती है और यह मिट्टी छिछली है। इसमें कंकड़ पत्थर काफ़ी पाए जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अम्लीय है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानों में मिट्टी सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ इन सभी में गहरी सामान्य से अधिक और उर्वरक है। थोड़ा पूरब की ओर अगर आप आएंगे तो जैसे बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, यहाँ की मिट्टी अधिक चिकनी है। पीलीभीत से आगे की ओर जब आप बढ़ेंगे तो मिट्टी अम्लीय हो जाती, किंतु बाकी मिट्टी एक प्रकार से बाकी मिट्टी में थोड़ा जो है क्षार के तत्व भी है, यानी क्षारीय मिट्टी भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। उत्तर प्रदेश के नियोजन पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश के नियोजन पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर प्रदेश में नियोजन तंत्र केंद्र सरकार के नियोजन विभाग और योजना आयोग के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी एक नियोजन विभाग और 5 नवंबर 1971 को गठित एक योजना आयोग है।
आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। जैसे योजना आयोग जो केंद्र स्तर पर काम करती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऐसे राज्य स्तर पर जो योजना आयोग काम करता है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में नियोजन मंत्री अथवा राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति कार्य करता है। इसके सदस्यों के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद के 3 सदस्य शामिल होते हैं। विभिन्न विकास विभागों के 9 सचिव और 12 अन्य विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। राज्य नियोजन संस्थान के वर्तमान में 8 प्रभाग हैं और एक भूमि उपयोग परिषद नामक संस्था है। दूसरी बात, प्रदेश में 1982 से 1983 से नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली में जिला स्तर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य की अध्यक्षता में जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति तथा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति, ब्लॉक स्तर पर नियोजन और विकास समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अगर देखेंगे तो ग्राम नियोजन और विकास समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन से अर्थव्यवस्था के घटक बताइए। अर्थव्यवस्था के घटक कई सारे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान प्रतिशत में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, इसका योगदान निरंतर घट रहा है। सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। और उद्योग क्षेत्र यानी जिसको आप द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं उसको उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, उसका योगदान लगभग 1997 से 98 से देखें 2001 और 2 के बीच तक देखें तो लगातार घटता रहा है उद्योग क्षेत्र। लेकिन 2002 से 3 में से मतलब 2002 से 3 के आसपास आप देखें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में कमी आई है और तृतीय क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। द्वितीय क्षेत्र मतलब कि उद्योगों का प्रदर्शन जो है निराशाजनक रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है, जंगल से लकड़ी काटी जाती है, वन कटाई होती है, डेयरी उद्योग होता है, ये सब एक प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? जिसमें उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जिसमें लोग एक प्रकार से नौकरी वगैरह या सेवा क्षेत्र जो होता है वो सब, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रदेश की कुल कर्मकारों की सर्वाधिक लगभग 66% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। कृषि की जोतों के सीमांत आकार वाले जोतों लगभग 1 हेक्टेयर से कम वाले जो खेती परसेंटेज है वो निरंतर बढ़ रहा है, जो कि वर्तमान में कुल जोतों का लगभग 76.87% है। मतलब ऐसे किसान ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में जो एक प्रकार से जिनके पास खेती यानी 1 बीघे से भी कम है, 1 हेक्टेयर से भी कम है। अगला प्रश्न 66 नंबर, राजस्व विभाग का वर्णन कीजिए। तो भूमि संबंधी अभिलेखों के समुचित रखरखाव, बिखरी जोतों की चकबंदी, कृषि उपज संबंधी आंकड़ों, इन सभी के संकलन, कृषकों के लिए व्यवस्थित दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों से निपटारे, भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों का सृजन और उनका कार्यान्वयन तथा राजस्व वृद्धि के लिए विभिन्न दियों की वसूली आदि कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। लेखपाल, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब राजस्व प्रशासन के अंग माने जाते हैं, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन से नियोजन निकाय का वर्णन कीजिए। पहला, राज्य योजना आयोग एक प्रकार से पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है इसका, जो योजना आयोग होता है राज्य का। उपाध्यक्ष जो होता है इसका वो स्वतंत्र नामित होता है, विशेषज्ञ कोई होता है जो राज्यपाल जिसकी नियुक्ति करता है, अथवा नियोजन मंत्री होता है। 24 सदस्य जिनमें 3 मंत्री शामिल होते हैं, 9 विकास विभागों के सचिव शामिल होते हैं, 12 विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य जो है सचिव के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरा, आर्थिक परामर्शदात्री समिति होती है इसमें। अध्यक्ष इसके होते हैं कैबिनेट स्तर के जो नामित मंत्री होते हैं जिनको बनाया जाता है वो। उपाध्यक्ष होते हैं सचिव। नियोजन सदस्य सदस्य जो होते हैं कृषि, वित्त, उद्योग, पर्यावरण, इन सभी से संबंधित विशेषज्ञ जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, यह आपका नियोजन निकाय है जो कि एक प्रकार से राज्य योजना आयोग और आर्थिक परामर्शदात्री समिति के निर्माण से मतलब बनता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। भूमि सुधार के लिए योजना आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिया है। पहली बात तो ये कि नीति, कानून और क्रियान्वयन के बीच की खाई जो है पाटने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, व्यवसाय मतलब व्यक्तिगत काश्त की परिभाषा अधिक कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा, काश्तकारी के सभी ठेके लिखित रूप में निश्चित अवधि के लिए होने चाहिए। चौथी, काश्त को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में अतिशीघ्र कानून बनाने चाहिए। तो ये भूमि सुधार के लिए योजना आयोग के एक प्रकार से जो सुझाव हैं वो हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि भाई योजना की परिभाषा दीजिए।
योजना इसकी व्याख्या करती है कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वही योजना होती, वही प्लानिंग होती है। 76 नंबर प्रश्न है, भारत ने योजना को क्यों एक प्रकार से चुना था? भारत ने योजना आयोग को क्यों चुना, बताएं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को विभाजन की समस्याओं के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया था। इसने एक सर्वांगीण विकास योजना का आह्वान किया। यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में छोड़ दिया होता तो उन्होंने बड़े पैमाने पर उपस्थित गरीबी, बेरोजगारी की ओर न्यूनतम ध्यान दिया होता, जिससे देश के एक प्रमुख जो है खंड को कष्टों का सामना करना पड़ता। हमें एक बड़े स्तर की क्या थी भाई, हमको एक बड़े स्तर की एक प्रकार से योजना के साथ एकीकृत प्रयास की ज़रूरत थी, जो सरकार केवल आर्थिक योजना प्रणाली के द्वारा ही काम कर सकती थी। इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत ने योजना आयोग को चुना और योजना आयोग एक प्रकार से काम करती है जो भारत के विकास को लेकर के काम करती है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए? कोई भी योजना बिना किसी विशिष्ट और समान लक्ष्यों के बनाना एक प्रकार से पूर्ण रूप से अर्थहीन है, यानी कि बिना लक्ष्य के योजनाओं को बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो योजना के लक्ष्य एक प्रकार से अगर बात की जाए तो हर योजना में विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य जो है अवश्य होते हैं और उन लक्ष्यों के एक प्रकार से उन लक्ष्यों की प्राप्ति भी करनी चाहिए। एक छात्र जब परीक्षा की तैयारी की योजना बनाता है तो इसके लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं उसके, जैसे कब तक एक विशेष विषय को समाप्त कर सकता है वो। तो हम बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब एक बच्चा ऐसा सोच सकता है तो जो सरकारी नियम कायदे बनाने वाले हों वो तो सोच ही सकते हैं। निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य, योजनाओं को बनाने से पहले किसी न किसी लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है, जिन्हें सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों में बांटा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, उच्च पैदावार वाली किस्म, जिसको आप HYB कहते हैं, बीज क्या होते हैं? वे बीज जो पानी, उर्वरक और कीटनाशकों और अन्य सीमांती प्रदान किए जाने वाले आश्वासन उपरांत अधिक उत्पादन दे, उन्हें उच्च पैदावार वाली किस्म HYB के बीज कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न, विक्रय अधिशेष क्या है? किसानों के द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है भैया कि कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में बिचौलियों की एक बड़ी सेना थी, जैसे जमींदार, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये जो वास्तविक किसान से किराया वसूल करते थे और उसका एक हिस्सा भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा कराते थे। वे किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे और किसानों को इसमें कुछ नहीं मिलता था। किसान लोग खेती करते थे और ये सामंत लोग जो होते थे या जो एक प्रकार से साहूकार या फिर जो भी जमींदार, माहलवाड़ी और रैयतवार होते थे, जा करके ले लेते थे सारा कुछ। एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? तो पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए उसमें मतलब अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक प्रकार से एक जिला एक उत्पाद योजना लॉन्च करी। इस योजना के तहत, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। यह बिजनेस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि इसको MSME बोलते हैं, उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। इस एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के चलाया गया था, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, MSME की नीति क्या है, कब लागू की गई थी? तो 29 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसको MSMI बोलते हैं, उसके विभाग ने MSMI मतलब कि MSME, ठीक है, इसकी नीति 2022 को लागू करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया और यह नीति सितंबर 2027 तक लागू रहेगी, ऐसा कहा गया। 83 नंबर क्वेश्चन है, MSME के 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ये जो है MSME की फुल फॉर्म है क्या? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग
में निवेश करने वाले उद्यमियों को लगभग 2 करोड़ तक के जो है कोलेटरल फ्री लोन यानी कि बिना जो है कोलेटरल के ऋण दिया जाएगा। पर बैंकों के द्वारा ली जाने वाली एक मुफ्त गारंटी शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरी बात, नए सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रति इकाई ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का लगभग 50% जो है अधिकतम लगभग जो है 25 लाख होगा, 5 वर्ष तक दिया जाएगा। ये एक प्रकार से इसमें कहा गया। दूसरी बात, 84 नंबर प्रश्न ये आपका आ चुका है। 84 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको आप NIC कहते हैं, यूपी राज्य केंद्र एप्लीकेशन को समन्वित कराने, हटाने और निरंतर जांच के लिए एकल विंडो ढांचा प्रदान करने के लिए एंड टू एंड कंप्यूटरीकृतकरण के साथ एक ऑनलाइन इंटरफेस का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं की स्वतंत्र कार्य अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक पेशकश जारी की। मतलब यह एक पेशकश थी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत 19 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के जो है माननीय जो एक प्रकार से MSME और निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वरोजगार योजना की शुरुआत। 85 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 ये क्या है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार जो या रोजगार प्रोत्साहन नीति जो 2017 में आई, उसके बारे में आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 भारतीय, एशियाई और वैश्विक स्तर पर चल रही है। आर्थिक गतिशीलता के आलोक में नए विकास करते हुए राज्य की प्राकृतिक शक्तियों का लाभ उठाने और इसकी अंतर्निहित अपर्याप्तता को हल करने का प्रयास करेगी। योजना की सहायता से वर्तमान उद्योगों को स्थिर और और बेहतर बनाया जाएगा और नए जो एक प्रकार से निवेशी होंगे, जो नए विदेशी और घरेलू औद्योगिक निवेश होंगे वो आकर्षित और साकार होंगे। ऐसा एक प्रकार से इसका उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति आई थी 2017 में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो इसको दो तीन बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लंबी क्लास थी इसलिए ज़्यादा समझा करके मैं बता नहीं पाया हूँ, और मुझे भी इस क्लास को पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट मतलब उतना अच्छा लगा इसलिए नहीं, क्योंकि क्या हुआ है कि भाई जो है समय कम था आपके पास और कंटेंट ज़्यादा था, इसलिए तीव्र गति से मुझे बताना पड़ा। नहीं तो अगर समझा कर बताता तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आता, लेकिन आपके पेपर लगे हुए हैं इसलिए मैंने कहा कि आपको दे दिया जाए। ठीक है, बाकी और भी क्लास जैसे आपके पेपर आएंगे नज़दीक तो मैं और भी एक आध क्लास इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी पेपर 2 की इसकी वीडियो जो है कृषि वाली जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के मैं दे दूँगा। ठीक है, परेशान ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।